वन दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ में एक नए टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जिसे हम लोग शॉर्टकट में डीपीएसपी बोल देते हैं, डीपीएसपी। ओके, तो डीपीएसपी के जितने भी सवाल अभी तक यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक भी काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्योंकि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन तीनों से मिला के ऑलमोस्ट लगभग हर साल 3 से 4 सवाल आपको कम से कम देखने को मिल ही जाएंगे आपके यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अगर देखा जाए डीपीएसपी के बारे में, तो बेसिकली सबसे पहले इस टॉपिक के जो कुछ कोर या मुख्य बिंदु हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे इसके पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर डीपीएसपी के बारे में बात किया जाए कि एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश किया जाए कि आखिर बेसिकली डीपीएसपी होता क्या है, तो डीपीएसपी अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो भारतीय संविधान के बेसिकली वे सिद्धांत होते हैं जो कि राज्य यानी गवर्नमेंट को ये निर्देश देते हैं कि देश में जो भी सामाजिक या आर्थिक न्याय है उसको स्थापित करने के लिए किस तरीके की नीतियां बनाई जानी चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि देश में देश की जनता को एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर मैनर में जो भी इक्वालिटी की बात की जाती है, उसमें जो भी सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए जो भी नीतियां बनाई जानी चाहिए, उसमें सरकार को किस तरीके से नीतियां बनाई जानी चाहिए, यही निर्देश जो है वो हमारी डीपीएसपी देता है। ओके, डीपीएसपी की अगर बात किया जाए तो बेसिकली हमारे संविधान में, मैं इसके अब कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक यानी फैक्चुअल पॉइंट्स की बात करता हूँ। अगर डीपीएसपी की बात किया जाए तो डीपीएसपी जो है हमारे संविधान के पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। किसमें? पार्ट 4 में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी तक पिछले सवाल मतलब पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 का एक टॉपिक था। आज हम लोग फंडामेंटल राइट के टॉपिक को पिछले लेक्चर में कवर कर रखे हैं। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के सवाल किए हैं जिसका नाम है डीपीएसपी। तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में मेंशन किया हुआ है। रही बात अगर कि पार्ट 4 में कितने आर्टिकल्स अध्ययन करने के लिए आपको मिलेंगे, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 यानी 51 तक डीपीएसपी की बात करता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी अभी तक मैंने 2 पॉइंट आपको बताया कि डीपीएसपी जो है हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है, और डीपीएसपी मतलब भाग 4 में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हैं, 51 तक, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। यानी ये हमें डीपीएसपी के बारे में बताते हैं। हर एक आर्टिकल को हम लोग स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे सवाल आता जाएगा, जो जो भी सवाल में आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं उनको हम लोग डिटेल में अध्ययन करते चलेंगे। और ऑलमोस्ट इतने सवाल हैं कि उतना अगर हम लोग कर लिए तो ऑलमोस्ट हमारा डीपीएसपी का जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आपको स्पेसिफिकली कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीपीसीएस की बड़ी खासियत चीज़ है कि ये अक्सर इंडियन पॉलिटी के जो सवाल हैं वो रिपीट करने के लिए जाना जाता है। तो जितने भी पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे वो चांस होते हैं कि वापस वो रिपीट हो जाएं। अगर वो डायरेक्ट सवाल नहीं रिपीट हो पा रहे हैं तो उनके ऑप्शंस आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ओके, तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो है वो डीपीएसपी के बारे में बात करता है। एक पॉइंट और आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है ये एडॉप्ट कहाँ से किया गया है, यानी डीपीएसपी कहाँ से एडॉप्ट किया गया है या कहाँ से बारो किया गया है। तो इट इज़ एडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहने का मतलब है मेरे कि जो डीपीएसपी है वो आयरिश संविधान से लिया गया है या बारो किया गया है। एक बड़ा ही स्पेशल पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये डीपीएसपी है ये आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान में, और आयरिश संविधान ने इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली बारो किया था। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब ये है कि आयरिश के पास जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये खुद वहाँ से अडॉप्ट नहीं किया गया है, उन्होंने भी इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में आया था डीपीएसपी, वहाँ से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अडॉप्ट किया। इसके बाद हम लोगों ने यानी भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको आयरलैंड से अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर हैं या बेसिक पॉइंट हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में सवाल के रूप में आपको देखने को मिलते जाएंगे। ओके, अगर हम लोग डीपीएसपी के फीचर की बात किया जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो फीचर हैं वो क्या क्या हैं, फीचर्स की अगर हम लोग बात करें
तो इसमें तीन चार पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि इसके स्पेशल फीचर हैं। ओके, तो पहले अगर पहला पॉइंट की हम लोग बात करें तो इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल जो डीपीएसपी है, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। कहने का मतलब है कि इनको कोर्ट में लागू कराने की मांग नहीं की जा सकती। यानी कहने का मतलब ये है, इसको अलग तरीके से अगर हम लोग समझें तो इसका अर्थ है कि वे भारत में किसी भी न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका डीपीएसपी का हनन हो रहा है, आप सीधे जैसे फंडामेंटल राइट क्या था वो जस्टिसिएबल था, यानी जब भी आपका फंडामेंटल राइट जो है वो उसका हनन हो रहा है तो आप ऑटोमेटिक सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब है इनको कोर्ट में लागू कराने की डिमांड आप नहीं कर सकते कि नहीं हमें ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा चाहिए। तो वो पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए। लेकिन वहीं अगर फंडामेंटल राइट की बात किया जाए तो फंडामेंटल राइट जो था वो जस्टिसिएबल था। क्या था? जस्टिसिएबल। कहने का मतलब जब भी आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है, तो इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की तरफ, तो ये बेसिकली सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करता है, यानी गाइडलाइंस फॉर स्टेट की बात करता है। तो सरकार के लिए ये गाइडलाइंस की बात करता है। गाइडलाइंस यानी एक तरीके का कह लीजिए कि सरकार को किस तरीके से नीतियाँ बनानी चाहिए, किस तरीके से सरकार को लोगों के प्रति जो आप कह लीजिए स्कीम्स निकालते हैं उसके मद्देनज़र आपको सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ये बेसिकली आप कह लीजिए कि हमारा डीपीएसपी ही उन्हें प्रोवाइड करता है। यानी कानून और नीतियाँ बनाते समय सरकार को इनका पालन करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग इसके थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड फीचर की बात करें, तो ये बेसिकली एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। यानी वेलफेयर स्टेट जो हमारा डीपीएसपी है वो भारत कैसा होगा, एक वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। तो जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में एक सपना देखा था। तो बेसिकली वो फुलफिल करने की अगर बात किया जाए तो वो हमारे डीपीएसपी में जो प्रोविजंस हैं, जो भी प्रावधान हैं, वो भारत को एक वेलफेयर स्टेट के बारे में आप कह लीजिए कि बनाने की बात करता है। ओके, इसके अलावा और अगर चौथे पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स की पूरक का काम करता है। यानी मौलिक अधिकार, यानी मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, फंडामेंटल राइट के पूरक का काम करता है। पूरक यानी कम्प्लीमेंट्री बेसिकली आप कह लीजिए। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मिलकर संविधान की जो आत्मा बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मिल जाएंगे वो संविधान के जितने भी प्रोविजंस आप देख पा रहे हैं कि दोनों मिलके ही अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसकी आत्मा का काम करते हैं। यानी ये हमारे संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हो गए किसके? डीपीएसपी के। हम लोग थोड़ा इसके टाइप्स की अगर बात करें कि डीपीएसपी कितने तरीके का होता है, बेसिकली इसका कोई वर्गीकरण स्पेसिफिकली नहीं है कि आपको मतलब ऐसे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये अध्ययन करने के लिए जो भी डीपीएसपी हमारी डिमांड करता है बेसिकली उसको अध्ययन करने के लिहाज से, उसको सिंप्लीफाई करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो डीपीएसपी को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। तो पहला जो टाइप है, यानी पहला टाइप अगर देखा जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। जो पहला टाइप है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करता है, यानी समाजवादी सिद्धांत की बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान वेतन की बात करता है कि मेल और फीमेल को समान वेतन मिलना चाहिए जो भी वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट को या मेल जो भी एम्प्लॉयर है उसको ज़्यादा, आपको जो भी मेल एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा वेतन मिले और जो फीमेल एम्प्लॉय है उसको कम वेतन मिले, ऐसी बात नहीं है। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंतर्गत ही ये बात आती है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो धन का वितरण हो समान तरीके से हो, यानी हर किसी को उनके मतलब आप कह लीजिए कि स्किल्स के बेस पे उनको आप कह लीजिए कि धन का वितरण किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्था हो वो समान होनी चाहिए। तो ये जो प्रोविजंस है ये आपको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। इसके दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा आपका गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल्स।
अब ये बेसिकली गांधी जी की जो विचारधारा थी उसके अकॉर्डिंग आपको देखेंगे, यानी इसमें आपको अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे गांधी जी की जो विचारधारा थी वो झलकने को देखने को मिलेगी। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बताएं तो बात करें तो गांधी जी जो है वो पंचायती राज के बहुत फेवर में थे, तो इसमें पंचायती राज की बात की गई है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते थे वो, तो ये भी उसमें मेंशन किया जा सकता है। गौ रक्षा की बात करते थे, यानी काऊ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे आर्टिकल 48 में इसकी बात की गई है। तो गांधीयन जो सिद्धांत है, गांधीवादी जो सिद्धांत था यानी गांधीयन जो प्रिंसिपल था वो बेसिकली पंचायती राज, कुटीर उद्योग, गौ रक्षा, इन सब की बातों का मतलब बेसिकली करेंगे तो इस पे फोकस करता है। इसके अलावा एक तीसरा कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है, या जिसे आप कह सकते हो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ओके, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इसे हिंदी में उदार वैचारिक सिद्धांत की बात किया जाता है। इसमें अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए जैसे यूसीसी हो गया यानी समान नागरिक संहिता हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात किया जा सकता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का पृथक्करण यानी इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाना चाहिए। अभी हम लोग आगे देखेंगे आर्टिकल 50 में यही बात कही गई है। तो ये कुछ मोटे तौर पर देखा जाए तो डीपीएसपी के आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे। ओके, यानी कहने का मतलब है कि इसे ओवरऑल अगर समराइज किया जाए तो डीपीएसपी जो है संविधान के एक ऐसे आदर्श हैं जो कि भारत को सामाजिक यानी सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक यानी आर्थिक लेवल पे एंड पॉलिटिकल यानी राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य रखते हैं। यानी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में डीपीएसपी का। अगर डीपीएसपी ना हो तो हमारे सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स निकाली जाती हैं उनके जो प्रोविजंस होते हैं वो काफ़ी मशक्क़त करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे डीपीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको बहुत आसानी तरीके से बनाया जाता है। ओके, कि हर किसी को इक्वली उसका लाभ मिले। तो डीपीएसपी के बारे में कुछ मोटे तौर पर मैंने आपको जो बताने की या समझाने की कोशिश किया हूँ, ये पॉइंट्स आपको मैंने आप तक बता दिए हैं, जो कि आगे अभी आप देखेंगे एग्जाम में आपको इन्हीं पॉइंट्स का ज़्यादातर आपको रोल देखने को मिलेगा। और आप ये अगर इतना पॉइंट आप समझ पाए हैं तो आसानी से जितने भी सवाल अभी आपको देखने को मिलेंगे वो सॉल्व करने की स्थिति में आप अपने आप को रख पाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर का पहला जो सवाल है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है डीपीएसपी उसमें पहला सवाल क्या पूछा गया है। तो आज का सवाल ये है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, यानी उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है। Which one of the following is not the objective of the directive principles of state policy, यानी डीपीएसपी का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, यानी वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, तो ये इसका उद्देश्य है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे संविधान निर्माता थे या उनका जो उद्देश्य था, संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था उसमें यही था कि सेक्युलर और डेमोक्रेटिक राज्य की स्थापना करना था, ताकि क्या हो कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस सुनिश्चित किया जा सके। तो वेलफेयर स्टेट की बात तो बिल्कुल हमारा डीपीएसपी करता है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें पूछा क्या है कि नॉट द ऑब्जेक्टिव, यानी इनमें से कौन सा गलत होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस यानी सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा डीपीएसपी जो है वो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि टू इस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, इसका मतलब है कि धार्मिक राज्य की स्थापना करने की बात कर रहा है। तो धार्मिक राज्य की स्थापना करने की बात हमारे डीपीएसपी में नहीं कहा गया है, ये सरासर गलत है। ओके, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी यही बात कही गई है, यानी हमारे संविधान में ये बात कही गई। तो ऑब्वियस से बात है हमारे डीपीएसपी में देखने को आपको मिलेगा, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात की गई है। तो बेसिकली अगर देखा जाए इन चारों ऑप्शनों में, तो ऑप्शन ए, बी एंड डी ये आपके डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जो ऑप्शन सी है कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये हमारे डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है क्या, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ओके, बाकी जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन डी है, ये हमारे कह लीजिए कि डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। अभी हम लोगों ने कितना जोर दे के ये बात कही है कि वेलफेयर स्टेट की बात हमारे संविधान में कौन करता है, यानी कल्याणकारी राज्य बनाने की जो अवधारणा है वो भारतीय संविधान में किस में है। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में है, पार्ट 4 में है।
पार्ट 4 में क्या है, इतनी बार मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी तक आपको याद हो गया होगा, डीपीएसपी है। और ये डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मेंशन बात करता है, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट जो है वो एग्जाम में फ्रेम करके दे देते हैं। कभी कभी आप हल्का सा चूक करते हैं तो आपके आंसर गलत होने की उम्मीद बढ़ जाती है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो ऑब्वियस सी बात है ये डीपीएसपी जहाँ भी होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, फोर्थ शेड्यूल की बात करें ये तो होगा नहीं, फंडामेंटल राइट की बात होगा नहीं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे जोड़ देना चाह रहा हूँ, अगर इन केस कभी आपसे सवाल पूछे कि द आइडिया ऑफ इंडिया एज वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन, यानी अगर सवाल, ये ऑलरेडी सवाल आ चुका है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि द आइडिया ऑफ इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया एज वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन। अगर आपसे कभी ऐसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सिर्फ डीपीएसपी नहीं होगा, डीपीएसपी इसके अलावा देखा जाए तो प्रियम्बल भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, यानी जो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का जो विचार अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान में दो जगह आपको देखने को मिलेगा। पहला तो देखने को मिलेगा प्रियम्बल में, दूसरा आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपका सवाल किस तरीके से फ्रेम किया है एग्जामिनर ने, उसके बेस पे आपको आंसर करना है। ओके, तो यहाँ पे जो सवाल दिया है वो पूछा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसे और डिटेल में और डीप में जाने की कोशिश किया जाए तो इसका आंसर प्रियम्बल भी होने के चांसेस होता है। तो आइडिया ऑफ इंडिया एज वेलफेयर स्टेट की अगर बात किया जाए तो ये हमारे प्रियम्बल में भी ये बात कही गई है और हमारे डीपीएसपी में भी ये बात कही गई। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं इस पॉइंट को जोड़ दे रहा हूँ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अगर सवाल में प्रियम्बल भी दे रखा है बट ये आइडिया ऑफ इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट की अगर बात कही जाएगी तो वो प्रियम्बल भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने सवाल किस तरीके से फ्रेम किया गया है, उसके बेस पे आपको आंसर करना है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द शेक ऑफ कन्वेंट स्टडी। यानी कहने का मतलब है कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी को सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक एक करके देखते हैं। क्या ऑप्शन दे रखा है, सोशलिस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्ट की बात कर रहा है, गांधीयन की बात कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो टाइप्स थे या जो भी डीपीएसपी को समझने के लिए या पढ़ने के लिए या उसको मेमोराइज करने के लिए बेसिकली आसान तरीके से अगर देखा जाए तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था और तीनों कैटेगरी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। पहला क्या था, पहला था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा था गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरा था लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ओके, तो ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बारे में डिटेल में मैं वापस इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इस लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। ओके, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल ये है स्टूडेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ये चीज़ मैंने बड़े डिटेल में आपको समझाना है। ऑस्ट्रेलिया होगा इसका पहला ऑप्शन, नहीं होगा अमेरिका होगा, नहीं होगा फ्रांस होगा, नहीं होगा आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डीपीएसपी कहाँ से बारो किया गया, आपसे सवाल पूछेगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड ने इस चीज़ को कहाँ से बारो किया था, तो उन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बारो किया था। ओके, अब उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आपको पॉलिटी में मज़ा आ रहा होगा, पॉलिटी को समझने में थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, पॉलिटी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए बन रहा होगा। ओके, क्यों, अगर आप अभी तक आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो इसको इंटरेस्टिंग आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 20 से 22 सवाल यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपको पॉलिटी स्ट्रांग है फिर आपके लिए प्रीलिम्स एक मतलब आप कह लीजिए कि आपने हाफ बैटल पार कर लिया। अगर आपको मतलब इंडियन पॉलिटी में ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के सवाल ऐसे होते हैं कि अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए, एक बार कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए तो आपको इनके सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप इनमें थोड़ा सा मतलब आप अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में, तो इसको आप अभी से इस पे स्ट्रगल कीजिए, इस पे मतलब मेहनत कीजिए, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कीजिए, जिससे कि ये आपके लिए एक मतलब ईजी सब्जेक्ट में आने की कोशिश हो जाए, यानी आपको एक ईजी सब्जेक्ट लगने लगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन पॉलिटी को आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये लगभग अगर देखा जाए तो ये 1
10th के आसपास अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली 1/10 क्या ऑलमोस्ट ये 2/10 की बात करें तो यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये सवाल जो पूछा है कि डीपीएसपी कहाँ से बारो किया गया भारतीय संविधान में, तो वो आयरिश संविधान से बारो किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, पहला कह रहा है कि दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी हम लोगों ने बताया, आपको मैं जोर दे के बताया था कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट। ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। बात सही है। मैंने ये भी आपको बताया कि जब भी हमारी सरकार कोई भी कानून या कोई भी स्कीम निकालती है तो वो पूरे देश के लोगों को इक्वली बेनिफिट हो, इस मद्देनज़र वो डीपीएसपी का सहारा लेती है। यानी हमारे डीपीएसपी में जो भी कहा गया है उसी का सहारा लेते हुए, उसी के पॉलिसीज या उसी के सिद्धांतों का पालन करते हुए कोई भी सरकार जो है वो अपना आप कह लीजिए स्कीम बनाती है। ओके, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसके बेस पे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ 1 और 2। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, यानी ये जस्टिसेबल हैं नहीं है, मैंने बता ही रखा है। नॉन जस्टिसेबल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। मैंने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को बता दिया है, डीपीएसपी। ओके, डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, तो ये कह रहा है कि हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, यानी अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये आर्टिकल 39 क्लॉज डी में कहा गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। ओके, किसको? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को। आर्टिकल 39 डी जो है इसमें कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये बात कहाँ गई है? ये भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट में नहीं, क्योंकि आर्टिकल 39 फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। डीपीएसपी में बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर देखा जाए तो ये एक ही आर्टिकल इसमें मेंशन किया गया है, आर्टिकल 51A। ओके, तो ये वहाँ भी नहीं होगा। इकोनॉमिक राइट की बात करें तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डीपीएसपी के आर्टिकल 39 शब्द क्लॉज डी में इस बात को कहा गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी सभी मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान होने चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये बात करता है आर्टिकल 23 एंड 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 39 क्लॉज डी इसकी बात करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की अगर हम लोग बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 बात करता है। और एक पॉइंट और बचा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करें, राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक इसकी बात कही गई है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर रखा है। तो ये सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 बात कर रहा है, ये तो फंडामेंटल राइट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक बात करता है। और फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक बात करता है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 23-24 है, तो ये फंडामेंटल राइट वाले कैटेगरी में आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो तो फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इक्वल पे फॉर इक्वल प्रोटेक्शन, तो ये आर्टिकल 39 में कहा गया है। तो ये बेसिकली आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी ये क्या है? तो फिर ये एक डीपीएसपी है और आर्टिकल 39 क्लॉज डी में ये बात कही गई है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में कहा गया, तो ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आएगा। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक इसकी बात कही गई है। तो ये भी आपके फंडामेंटल राइट में आएगा। पूछा क्या है? कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत।
इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है? तो आर्टिकल 32 अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विलेज पंचायत किस आर्टिकल में है। विलेज पंचायत की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 40 में इसकी बात कही गई है और ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। और ये आर्टिकल जो 40 है यही विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, लेकिन आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता था, जिसके थ्रू पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से भारतीय संविधान जो है, या आप कह लीजिए आर्टिकल 32 जो है वो इंसान को रिट प्रोवाइड करता है, यानी एक तरीके का सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 48 की अगर हम लोग बात करें तो ये भी डीपीएसपी का ही पार्ट है, आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 बात किस चीज़ की करता है? तो ये ध्यान रखिए, एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है बेसिकली अगर देखा जाए आर्टिकल 48। और ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो गाय हैं उनको स्लॉटर यानी उनको गौ रक्षा की बात करता है बेसिकली आर्टिकल 48। आर्टिकल 51 की बात किया जाए तो ये बेसिकली इंटरनेशनल पीस की बात करता है। आर्टिकल 51 जो है ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है, इंटरनेशनल पीस, शांति की बात करता है। ओके, कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 48 मैंने बता ही दिया कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत की बात करता है, जो कि सवाल पूछा गया है, यही आपका करेक्ट आंसर है। और आर्टिकल 32 जो है वो रिट प्रोवाइड करता है या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। ओके, मैंने चारों ऑप्शन को अलग अलग करके आपको बता दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे होंगे दो लिस्ट दे रखा है, एक तरफ आपका आर्टिकल दे रखा है, दूसरी तरफ उससे संबंधित सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 40 जो कि आपके ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट 1 में कह रहा है। आर्टिकल 40 किसकी बात करता है? तो विलेज पंचायत की बात करता है। तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत यानी एक से मैच करा दीजिए, तो आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन डी चला गया। अब हम लोग देखते हैं कोई और मैच कर रहा है, अभी नहीं। ओके, तो आर्टिकल 41 हो गया। आर्टिकल 48 की अगर हम लोग बात करें, राइट टू वर्क हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइज, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका आर्टिकल 48 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इससे भी इजी आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल 44 है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूसीसी की बात करता है। तो सी का अगर 3 मैच कर रहा है, सी का 3 यहाँ पे है। ओके, तो इसका इस हिसाब से देखिए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी आर्टिकल 44 जो है मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 वो विलेज पंचायत की बात करता है, विलेज पंचायत। ओके, आर्टिकल 44 की अगर हम जो इजी है मैं आपको वो बताते चल रहा हूँ। आर्टिकल 44 जो है वो यूसीसी की बात करता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 जो कि एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री और गौ रक्षा की बात करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 41 जो है, आर्टिकल 41 की बात कर रहा है ये, तो राइट टू वर्क एक बचा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट टू वर्क की बात कर रहा है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं उसकी बात कर रहा है। तो आर्टिकल 39A की बात करें तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। आर्टिकल 40 की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अभी हम लोग देखा। आर्टिकल 44 की बात करें तो यूसीसी की बात करता है, ये भी सही है। इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 48 है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। ओके, क्योंकि पूछा है कौन सा गलत है। अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 48 किसकी बात करता है। तो ये अभी हम लोगों ने बताया कि आपको एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री प्लस आप कह लीजिए कि काऊ प्रोटेक्शन की बात करता है। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करें, यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये आर्टिकल 50 बात करता है, आर्टिकल 50 ना कि 48।
दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 48 जो है वो इसकी बात करता है, और ये जो सामने मैच कराने को दिया है ये आर्टिकल 50 की बात करता है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जब प्रीलिम्स आएगा उसके लिए 2 महीने पहले लगभग, क्योंकि इतना लास्ट में नहीं ले जाऊँगा कि आपको पैनिक हो जाए और आपको दिक्कत हो। ओके, तो उसमें प्रोवाइड कर लो कि आप बुक खोल के आप खुद से भी एक बार इसके जो जस्ट गूगल कर लीजिएगा कि डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं वो क्या क्या है, तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ आपके बाएं साइड आपको सब्जेक्ट मैटर दे रखा है और उसके राइट साइड आपको आर्टिकल से मैच कराने की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द सेपरेशन ऑफ ज्युडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये आर्टिकल 50 इसकी बात कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी या बीसी कह लीजिए, ये आर्टिकल 46 इसकी बात करता है। तो ये भी बात आपकी आर्टिकल 46 ही कर रहा है, बिल्कुल ये सही बात है। ओके, द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो 43 ए कर रहा है, नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और ये जो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बात कर रहा है ये बेसिकली आर्टिकल 43 बी इसकी बात कर रहा है। ओके, ना कि ए कर रहा है। तो फिर आर्टिकल 43 ए किसकी बात कर रहा है, तो ये बेसिकली कह रहा है कि आर्टिकल 43 ए की अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, जो 43 ए है वो बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की, और जो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा है वो बात करता है आर्टिकल 43 बी। ओके, क्लॉज बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। और यहाँ जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको, ये आर्टिकल 40 की बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे असर्शन और रीजन की बात कर रहा है, असर्शन यानी कथन और कारण की बात कर रहा है। तो असर्शन क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है कि मनरेगा इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज इन अ ईयर। ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मनरेगा है वो 2005 में ये एक्ट लाया गया था बेसिकली, और ये जो है कि हर घरों में जो भी एक एलिजिबल हाउस होल्ड हैं उनमें कम से कम हर घर के एक मेल सदस्य या फीमेल सदस्य को 100 दिन की रोजगार, यानी एक साल में 365 दिन में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है कौन, मनरेगा। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या कह रहा है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देने की कोशिश करता हूँ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी राइट टू एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 में इसकी बात कही गई है राइट टू एम्प्लॉयमेंट की, जो कि एक डीपीएसपी है। और डीपीएसपी किस पार्ट में है, तो पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में भाग 4 में मेंशन किया गया डीपीएसपी। और आर्टिकल 41 जो है वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ना कि ये पार्ट 3 में है। ओके, तो रीजन आपका गलत हो जाएगा, असर्शन आपका सही है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 13 का वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर और ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थोड़ा सा लेंथी मतलब टॉपिक है, तो इसमें जो बचे हुए सवाल हैं उनको थोड़ा सा हम लोग अगले वाले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर कीजिएगा जाके। और मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में इसके बचे हुए सवालों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।